तो इरिथमियाज ऐसी एक्शन पोटेंशियल या ऐसी ईसीजी जो कि एब नॉर्मल हो उसको हम नॉर्मली इरिथमियाज कहते हैं। अब हमारे पास लेट्स सपोज अब नॉर्मली हमारे पास ये ईसीजी होती है, ये पी वेव आ गई, क्यू आर एस कम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद टी वेव आ गई, पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। ये नॉर्मली हमारे पास ईसीजी होती है और ये हमारे हमेशा 0.8 सेकेंड्स में एक्ट करती है, ठीक हो गया 0.8 सेकेंड्स। और नॉर्मली जो हमारा हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट वो होता है 60 से 100 के दरमियान, 60 से 100 के दरमियान, ठीक है। अब ये नॉर्मली हमारा हार्ट रेट आ गया, ये ईसीजी आ गई। ईसीजी की क्या चीज़ है, पी क्यू आर एस टी वेव्स आ गई। पी क्या है, एट्रियल डिपोलराइजेशन है, क्यू आर एस क्या है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है, और टी क्या है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है। ये सारा लेक्चर मेरा यूट्यूब पे पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। तो पी क्यू आर एस वेव्स हमारे पास क्या चीज़ होती है, पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन है, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और टी वेव जो है ये हमारे पास वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है। और हार्ट रेट हमारा कितना होता है, 60 से 100 के दरमियान होता है। अब नॉर्मली जो हार्ट रेट है वो हमारा 60 से 100 होता है, ठीक है, 60 से 100 होता है। अगर हमारा हार्ट रेट 60 से कम हो जाए, लेस देन 60 हो जाए, तो इसको हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 100 हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, टेकीकार्डिया, ठीक है। टेकीकार्डिया, ये दो चीज़ें हमारी एरिथमियाज की। फिर उसके बाद आगे फर्दर इससे स्टार्ट होता है तो हमारे पास क्या आती हैं, फिब्रिलेशंस आती हैं, फिब्रिलेशंस, ठीक है, और साथ में फ्लटर, यानी हमारा दिल नॉर्मली पंप कर रहा है। हमारा हार्ट रेट की कितना वैल्यू है, 60 से 100 के दरमियान है। अगर 60 से कम हो जाएगी तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, और अगर 60 से ज़्यादा हो जाएगी, 100 से ज़्यादा हो जाएंगी तो उसको हम टेकीकार्डिया कहेंगे। अगर ये वेव 300 से ज़्यादा हो जाएं तो हम इनको फिब्रिलेशन कहेंगे, ठीक है, फिब्रिलेशन कहेंगे। और अगर इसी के अंदर सा टूथ शुरू हो जाए, सा टूथ होता है द्रांति की तरह, जिस तरह द्रांति होती है हमारे पास, जिसे नॉर्मली लोग गांव में घास वगैरह काटते हैं, उसको हम फ्लटर कहेंगे। ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है, ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया, फिब्रिलेशन में क्या है कि 300 से 400 के दरमियान हार्ट रेट होगा, ठीक है, बीट्स पर मिनट। और फ्लटर क्या होगा, फ्लटर में हमारे पास सा टूथ द्रांति शक्ल की आ जाएगी चीज़। ये आ गई हमारे पास इरिथमियाज। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इरिथमियाज करवाना है, तो इरिथमियाज क्या होंगी, अब नॉर्मल हार्ट रिदम। मैंने आपको नॉर्मल बताया है कितना होता है, 60 से 100 के दरमियान होता है। अगर 60 से कम हो जाए या 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसके हम इरिथमियाज कहेंगे। एक रिदम होता है, रिदम को जब हमने डिस्टर्ब कर दिया, आया कि कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, उसको हम इरिथमिया कह देंगे। दैट कैन लीड टू सीरियस हार्ट हेल्थ इश्यूज। अंडरस्टैंडिंग देयर क्लासिफिकेशन आर क्लिनिकली implication is crucial for effective management. This presentation will explore various types of arrhythmias, their causes, symptoms and potential treatment. उसके बाद arrhythmias वो क्या कह रहा है, ये वही बात आ गई। arrhythmias अगर when the heartbeat is too fast, बहुत ज़्यादा तेज़ है, या too slow, और irregular pattern ये होगा कि हमारे पास PQRS जो है वो नॉर्मली नहीं चलेंगी। अब मैं आपको इधर बताता हूँ, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। अब जैसे मैंने इधर देखा है, अब मैं ये जल्दी PQRST, ठीक है, ये वेव है, फिर उसके बाद PQRST वेव, ठीक है, ये अब नॉर्मल रिदम में आ रही है। अब अगर इधर PQR, फिर उसके बाद जल्दी से T आ जाए, फिर उसके बाद T, ये इरेगुलर रिदम आ जाएगा, ठीक है, इरेगुलर आ जाएंगी। और ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, PQRST, ठीक है। इसमें आप देखें कि इसमें TT इंटरवल जो है वो शॉर्ट है, इसमें TT इंटरवल जो है वो लॉन्ग है, ये इरेगुलर रिदम हो गया। फिर उसके बाद एक बीट्स आती हैं जिसमें दो इकट्ठी आएंगी,
ठीक है, फिर उसके बाद तेज़ होनी शुरू हो जाएगी, फिर 2 इकट्ठी आएंगी, फिर उसमें तेज़ होनी शुरू हो जाएंगी। इनको हम इरेगुलर बीट्स कहते हैं। ये फिर आगे फर्दर हार्ट ब्लॉक्स की तरफ जाता है। टाइप 1 हार्ट ब्लॉक होता है, टाइप 2 हार्ट ब्लॉक होता है और 3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको अभी इसका इंट्रोडक्शन दे दूँगा और बाकी मज़ीद कॉन्सेप्ट के साथ आपको बाद में करवाऊँगा। तो ये चीज़ें हो गई। इरिथमियाज़ क्या कह रहा है कि दीज आर फास्ट टू स्लो और इरेगुलर पैटर्न, दे कैन डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड। नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड क्यों डिसरप्ट करेगा कि दिल जो है वो धड़क रहा है अजीबोगरीब तरीके से, अजीबोगरीब तरीके से धड़क रहा है, तो उस वजह से हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो टर्बुलेंस उसमें आ जाएगी। नॉर्मली हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता है वो लैमिलर होता है। लैमिलर मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली हमारा जो ब्लड होता है वो लैमिलर फ्लो होता है। ये ब्लड वेसल पड़ी है, इसके अंदर ये ब्लड जा रहा है, ये अपनी लाइन में जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है अपनी लाइन में जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है अपनी लाइन में जा रहा है। लेट्स सपोज अब इरिथमिया हो गया है, इरिथमिया के बाद ये ब्लड जो है ये जाते जाते इधर चला जाएगा, ये ब्लड जाते जाते इधर चला जाएगा, ये ब्लड जो है ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये ब्लड इधर चला जाएगी। इसमें से कुछ जो ब्लड है वो लग के वापस आना शुरू हो जाएंगे, तो मतलब उनका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो ये कौन सी चीज़ करवा रही है? ये करवा रही है इरिथमियाज। और इरिथमिया इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की मोस्ट कॉमन काज हमारी बॉडी में कौन सी होती है? इरिथमियाज होती हैं, ठीक है। इरिथमियाज क्या करते हैं? कॉम्प्लिकेशन सच है स्ट्रोक और हार्ट। स्ट्रोक क्यों होता है? स्ट्रोक हम कहते हैं फालज को, क्या एक ब्लड का क्लॉट जो है वो वेसल में से निकला है और लेट्स सपोज आपकी हार्ट में से निकला है और वो दिमाग पे चला गया है, तो उसको क्या कहेंगे? फालज हो जाएगा। और हार्ट फेलियर क्या होगा कि एक खून का क्लॉट निकला है एओर्टा से और वो जाके आपकी हार्ट की वेसल्स में ब्लॉक हो गया है, यानी उनको जो सप्लाई करी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर हो गया, तो हमारे पास हार्ट अटैक हो जाएगा। रिकग्नाइजिंग द साइन एंड सिम्टम इज एसेंशियल फॉर टाइमली इंटरवेंशन। ये इरिथमियाज और इरिथमियाज की कॉम्प्लिकेशन मैंने आपकी क्या बताई है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा, ठीक है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म अगर हार्ट में चला जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, और अगर ब्रेन में चला गया तो स्ट्रोक हो जाएगा। फिर उसके बाद टाइप ऑफ इरिथमियाज क्या आ गया? इसमें 3 कैटेगरीज आ गई। सबसे पहली आ गई टिकीकार्डिया। टिकीकार्डिया होता है हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गया है, इसकी बीट 100 से ज़्यादा हो गया, फास्टर हार्ट रेट, जो भी मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद ब्रेडिकार्डिया है, स्लो हार्ट रेट है, और फिब्रिलेशन है। फिब्रिलेशन हम कहते हैं इरेगुलर में। और फिब्रिलेशन में मज़े की बात आपको बताऊं कि 300 से 350 बीट्स पर मिनट का हार्ट रेट होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है। Each type has distinct characteristics and potential health risks that require different management strategies. अब ब्रेडिकार्डिया वो कह रहा है, ब्रेडिकार्डिया क्या चीज़ है? इज़ रेस्टिंग हार्ट रेट दैट इज़ स्लोअर दैन 60 बीट्स पर मिनट। सम पीपल स्पेशली पीपल हु आर यंग और फिजिकली फिट में नॉर्मली या स्लोअर हार्ट रेट, उसका हार्ट रेट कम होता है। एथलीट्स के अंदर हार्ट रेट जो है वो कम होता है, क्योंकि उनमें वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आराम से हो रही होती है, क्योंकि उनके हार्ट जो है वो चैम्बर वो डायलेट होते हैं, तो जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। नॉर्मली एथलीट्स को सिटिंग पोजीशन में जब चल रहे हो तब तो टैकीकार्डिया है, मगर एक एथलीट जिस वक्त बैठा हो या फिजिकली फिट हो तो उसको ब्रेडिकार्डिया होना नॉर्मल बात होती है। मगर 60 से कम 50-40 पे हार्ट बीट हो तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, उसके लिए फिर हम पेस मेकर लगाते हैं। ठीक हो गया। और टैकीकार्डिया का क्या ट्रीटमेंट होता है? जब टैकीकार्डिया में हार्ट बहुत ज़्यादा होता है तो फिर हम उसको डिफिब्रिलेटर लगाते हैं। नॉर्मली आपने अस्पतालों में देखा होगा कि झटके लगा रहे होते हैं, जिसका जो पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा हो तो झटके होते हैं उसके दिल को स्टिमुलेट करने के लिए, जिसको हम डिफिब्रिलेटर कहते हैं। उसके बाद इफ़ यू हैव अ स्लो हार्ट रेट योर डॉक्टर कैन फाइंड आउट वेदर इट इज़ नॉर्मल फॉर यू। अब उसके बाद टैकीकार्डिया आ गया इज रेस्टिंग हार्ट रेट दैट इज़ फास्टर दैन 100 बीट्स पर मिनट। 100 से ज़्यादा बीट्स पर मिनट होगा तो ये टैकीकार्डिया होगा। यू मे आल्सो हैव अ इरेगुलर हार्ट बीट। उसके बाद प्री मेच्योर और एक्स्ट्रा हार्ट बीट क्या होंगी? प्री मेच्योर और एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स होंगी व्हेन द सिग्नल टू बीट कम्स टू अर्ली, दिस क्रिएट अ पॉज विच इज़ followed by a stronger beat when your heart returns to a normal rhythm. It can feel like your heart skipped a beat. This is a common type of arrhythmia and can cause other types of arrhythmias. फिर उसके बाद आ गई fibrillations. Fibrillations क्या होती हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट्स आ रही हैं और irregular आ रही हैं। Is the normal common type of arrhythmia more than 2.5 million, ये statistics और data है। The condition causes your heart to beat more than 400 beats per minute। ये 400 कह रहा है, normally ये 250 से 300 से ज़्यादा होती हैं। Also your heart upper and lower chamber do not work together as they should. When this happens, the lower chamber do not fill completely and pump enough blood to your lungs and blood. अब उसमें क्या होता है कि हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बीट कर रहा है, पंपिंग हो रही है उसकी बहुत ज़्यादा। लेट्स सपोज
ये हार्ट है, इसकी ये चैम्बर्स हैं, ठीक है। ब्लड आ रहा, ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, तो इसकी फिलिंग नहीं हो रही, ठीक है। डायस्टली फेज जो है वो इसकी कंप्रोमाइज़ हो रही है। ब्लड बहुत कम आ रहा है, जो ही आ रहा है वो फ़ौरन जा रहा है, ब्लड जो ही आ रहा है वो फ़ौरन जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, फिब्रिलेशंस, ठीक है। कि फिब्रिलेशन जो है उसमें हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है, सिस्टली डायस्टली, सिस्टली डायस्टली, और जो हार्ट है उसको कंप्लीट होने का या डायस्टली होने का फिलिंग का टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से जो भी ब्लड आता है वो निकल जाता है और बहुत ही जल्द पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर में चला जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, डू नॉट वर्क टुगेदर एज दे शुड, दिस विल हैपन द लोअर चैम्बर डू नॉट फील कम्प्लीटली पंप इनफ ब्लड टू योर लंग्स और हार्ट, और बॉडी और लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है फ्लटर। अब फ्लटर में आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें होती है सॉ टूथ अपीयरेंस, सॉ टूथ अपीयरेंस। ये जो सर मैंने आपको बताया, फ्लटर में सॉ टूथ अपीयरेंस होंगी। ये दरांती के होते हैं, नॉर्मली जो लोग घास काटते हैं वो दरांती यूज़ करते हैं, तो इसमें जो ये पीक्स हैं इसको हम सॉ टूथ कहते हैं, सॉ टूथ अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस। ये किस में होगी, फ्लटर में होगी। फ्लटर में क्या चीज़ होगी, सॉ टूथ अपीयरेंस। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना लें, ये आपकी स्लाइडों में नहीं लिखा हुआ। इज द मोस्ट कॉमन फ्लटर कैन काज द अपर चैम्बर ऑफ योर हार्ट टू बीट 250 to 300 टाइम पर मिनट। द सिग्नल दैट टेल्स द एट्रिया टू बीट मे बी ब्लॉक्ड और डैमेज और स्कार टिश्यू, दिस मे काज द अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर टू बीट एट डिफरेंट रेट। ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, फ्लटर हो गया। फिब्रिलेशन क्या है कि 250 से 300 बीट्स पर मिनट पे इरेगुलर रिदम में शो हो रहा है, मगर उसमें सॉ टूथ अपीयरेंस नहीं हो रही। फ्लटर में क्या होगा, सॉ टूथ अपीयरेंस होगी, 200 से 250 के दरमियान ये बीट करेगा। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हैं जो सिंपल वेंट्रिकल के साथ अटैच होते हैं। ये अब आप इधर पिक्चर भी देख सकते हैं, ये फ्लटर है, ऑरिकुलर फ्लटर है, इसमें सॉ टूथ अपीयरेंस नज़र आ रही हैं। ये वेंट्रिकुलर फ्लटर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। बाकी टेकीकार्डिया है, टेकीकार्डिया में दो पी वेव QRS जो कम्प्लेक्स हैं वो जल्दी आ रहे हैं। अब ब्रेडिकार्डिया में आप देख लें, इसका फासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, टेकीकार्डिया में करीब है, उसमें ये एक्स्ट्रा सिस्टली आप देखें। एक्स्ट्रा सिस्टली में क्या होता है कि एक बीट आई, उसके बाद एक इरेगुलर बीट आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल बीट आई, फिर उसके बाद इरेगुलर बीट आ जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सिस्टली। फिब्रिलेशन में क्या है कि हार्ट बीट जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट और बहुत जल्दी आ रही है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा। फ्लटर में सॉ टूथ अपीयरेंस आ गई। हाँ जी, और उसके बाद वेंट्रिकुलर एरिथमियाज जो है वो क्या चीज़ होती है, स्टार्ट इन योर हार्ट लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल, दीज एरिथमियाज कैन बी वेरी डेंजरस, यूजुअली रिक्वायर मेडिकल केयर राइट वे। अब इसमें हम मेडिकल केयर क्या दे सकते हैं। एक पेशेंट आया है जिसको एरिथमियाज चल रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उसकी डिफिब्रिलेटर लगाना है, जो हम नॉर्मली 360 मिलीवोल्ट जोल का लगाते हैं। मूवीज़ में आपने देखा होगा, एक पेशेंट आता है उसको हम नॉर्मली एक करंट लगाते हैं, वो होता है डिफिब्रिलेटर जो उसको डिफिब्रिलेट कराता है। दूसरा हम इनको देते हैं एंटीकोगुलेंट थेरेपी। एंटीकोगुलेंट थेरेपी में एस्प्रिन आ गई, जिस तरह डिस्प्रिन होती है, और साथ में क्लोपिडोग्रेल वगैरह, ये मेडिसिन हम देते हैं कि खून जो है उसका पतला रहे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये फ़्लो होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास लेमिलर फ़्लो चल रहा है, ठीक है, लेमिलर फ़्लो चल रहा है। लेमिलर फ़्लो में क्या होता है कि एक ही लाइन में ब्लड फ़्लो चल रहा है। ये हार्ट वेसल है ये हमारी, ठीक है, इसके अंदर ब्लड चल रहा है, ये वेसल है, इसके अंदर ब्लड चल रहा है। अब नॉर्मल जब फिब्रिलेशन होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास इरेगुलर पैटर्न आ जाएगी। इरेगुलर पैटर्न को हम कहेंगे टर्बुलेंस फ़्लो, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बनेगा। तो हमने इरिथमिया से बचना इसलिए कि हम थ्रोम्बस ना बनने दें, तो उसके लिए हम मेडिकल थेरेपी में क्या करेंगे, सबसे पहले एंटीकोगुलेंट्स देंगे। एंटीकोगुलेंट्स में एस्पिरिन होगा, क्लोपिडोग्रेल होंगी, और उसके साथ हम डिफिब्रिलेटर देंगे। 360 जूल का वो होता है करंट जो हम पेशेंट को देते हैं, जिसके बाद उसकी हार्ट जो वो नॉर्मल रिदम के साथ बीट करना शुरू हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया जिस तरह नाम से है, क्योंकि मेडिकल टर्म जो है वो हमारी ज़्यादातर ग्रीक से निकली हैं, तो उसमें
टैकी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़, ब्रेडी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि हार्ट रेट कितना है, 60 से 100 है। अगर 60 से कम होगी तो ब्रेडिकार्डिया है, 100 से ज़्यादा होगा तो वो टैकीकार्डिया है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज़ अ फास्ट इरेगुलर बीटिंग ऑफ योर वेंट्रिकल दैट मे लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स और फॉर मच लॉन्गर। A few beats of ventricular tachycardia often do not cause problem. However, if this lasts for more than a few seconds, it can lead to more serious arrhythmias such as ventricular fibrillation. Fibrillation मैंने आपको बताया है कि irregular rhythms होते हैं। irregular rhythms कैसे हैं, ये मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ। अभी हमारे पास P वेव है, फिर उसके बाद ये QRS है, ये उसके बाद T है, P Q R S और T वेव, ये नॉर्मली ECG है। अब फिब्रिलेशन में क्या होगा कि ये ऐसे 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 तेज़ होनी शुरू कर जाएगी। इसमें इसका हार्ट रेट कितना होगा, 300 से 350 होगा, ठीक हो गया। और ये इरेगुलर पैटर्न्स होंगे। अब नॉर्मली हम जो चीज़ें ढूंढते हैं वो हम आर इंटरवल को देखते हैं, एक आर यहाँ का इंटरवल होगा, एक आर अगला इंटरवल होगा। इसमें इरेगुलर आ रहा है, ये ज़्यादा आर इंटरवल है, ये थोड़ा सा कम है, ये फिर ज़्यादा आ गया, यानी इस तरह की इरेगुलर आर इंटरवल होंगे। जिस तरह आप इधर भी देख सकते हैं फिब्रिलेशन, ये एक ये वेंट्रिकुलर एट्रियल फिब्रिलेशन में आप देखें कि इरेगुलर आर इंटरवल्स हैं इसके। Ventricular fibrillation occurs if electrical signal make the ventricle quiver instead of pumping normally. Without the ventricle pumping blood to the body, cardiac arrest and death can happen within a few minutes. क्योंकि डेथ क्यों हैपन होगी कि हमारे पास इधर ही टर्बुलेंट फ्लो से थ्रम्बोएम्बोलिज्म बनेगा। थ्रम्बोएम्बोलिज्म अगर ब्रेन में चला गया तो वो स्ट्रोक करवाएगा, और अगर हार्ट में आ गया तो पेशेंट एमआई की तरफ चला जाएगा। अब उसमें वो कह रहा है कि काजेज़ ऑफ रिदमियास क्या क्या होती हैं। द काजेज़ ऑफ रिदमियास आर डाइवर्स, कि बहुत ज़्यादा इसकी काजेज़ होती हैं, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़, कि बंदे को दिल का कोई मसला है, हार्ट डिजीज़ में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी, वाल्वुलर डिजीज़ आ जाएंगी। जैसे मैंने कल आपको बताया, एओर्टिक स्टीनोसिस हो सकती है, माइट्रल स्टीनोसिस हो सकती है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है, एएसडी हो सकता है, वीएसडी हो सकता है। जहाँ पे भी जो भी सेप्टल डिफेक्ट होगा, जो भी वाल्वुलर डिजीज़ होगी, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इरिथमियाज होंगे। हार्ट डिजीज़, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड स्ट्रेस। Certain medication lifestyles such as caffeine or alcohol can also contribute. Understanding these causes help in developing effective treatment. Electrolyte balance में हमारे पास सबसे important कौन सा electrolyte होता है, पोटाशियम होता है। ये हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था, ये हमने ग्राफ बनाया था एक, ठीक है। ये -90 मिली वोल्ट पे होता है, -90 मिली वोल्ट पे, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इधर होगा और ये ऐसे नीचे आएगा। अब पहली फेज़ है 1 2 3 4। पहली फेज़ में हमारे पास क्या चीज़ होगा, सोडियम इन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम आ गया कैल्शियम, और ये पोटाशियम आउट जा रहा है, सोडियम इन पोटाशियम आउट। ये पूरा हमारे पास एक्शन पोटेंशियल था। ये मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ पिक्चर्स में कि इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रोल होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ है। अब इसमें ये देखें, ये -90 मिली वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है एक्शन पोटेंशियल, इसमें सोडियम आ गया, सोडियम इन जा रहा है, फिर उसके बाद 2 पे कैल्शियम हो गया, 3 पे पोटाशियम हो गया और 4 पे फिर पोटाशियम हो गया। इसमें सोडियम हमेशा इन जाता है और पोटाशियम आउट जाता है। ये मैंने सारी चीज़ें पहले करवा दी हैं। तो ये हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया।
साथ में हार्ट डिजीज़ होगी और स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस में पेशेंट का हार्ट बीट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इरिथमियाज़ होते हैं। अब सिम्टम्स ऑफ इरिथमियाज़ क्या होंगे? सिम्टम्स में पेशेंट को पाल्पिटेशंस होंगी, मतलब कि उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा होगा और बहुत ज़ोर से वो धड़क रहा होगा। फिर उसके बाद डिजीनेस होगी, जब ब्लड जो है वो ब्रेन की तरफ सही तरीके से नहीं जा रहा तो उसको गनूदगी टाइप होगी, डिजीनेस हम इसको कहते हैं। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंबे लंबे सांस ले रहा होगा और चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा। सम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नो सिम्टम्स एट ऑल, कुछ लोग जो हैं उनको सिम्टम्स नहीं आते। मेकिंग रेगुलर चेकअप्स इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ पोटेंशियल रिस्क। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी इरिथमियाज़ की? इरिथमियाज़ में इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इरिथमियाज़ कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच ए स्ट्रोक, जैसे मैंने आपको बताया कि फालज हो जाएगा, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हो जाएगा एंड सडन कार्डिक अरेस्ट, MI हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दीज रिस्क एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंट ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। ये हमारे पास क्या हो गया? इरिथमियाज़ हो गया। अब इसको हम क्विक रिव्यू करते हैं। क्विक रिव्यू में क्या चीज़ हो कि इरिथमियाज़ होते क्या हैं? एबनॉर्मल हार्ट रेट होता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास हार्ट रेट है 60 से 40, 60 से कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, 100 से ज़्यादा होगा तो टिकीकार्डिया हो जाएगा। टिकीकार्डिया अगर 300 350 तक जाएगा और इरेगुलर होगा तो हम उसको फिब्रिलेशन कहेंगे, ठीक है। और अगर उसमें साटूथ आ जाएंगे, द्रांति शेप के आ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एट्रियल फ्लटर्स कहेंगे। फिर उसके बाद टाइप ऑफ इरिथमियाज़ क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास टिकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और फिब्रिलेशन है, ये हो गया। ये बाकी हमने उसकी डेफिनेशनें की। ये फिर उसके बाद आपने पिक्चर याद रखनी है। टेकीकार्डिया में हार्ट रेट ज़्यादा है, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट कम है, ठीक है। RR इंटरवल जो है वो फार अवे है। फिर एक्स्ट्रा सिस्टोल में एक बीट अंदर आ गई है। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है उसमें इरेगुलर पैटर्न आ गया है और ऑरिकुलर ये फ्लटर में साटूथ आ गया है। फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ इरिथमियाज़ में हमारे पास हार्ट डिजीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है? सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और बाकी इसके बाद सिम्टम्स में क्या होंगे? पाल्पिटेशंस होंगी, डिजीनेस होगी और SOB होगा और चेस्ट पेन होगी। और इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? अगर ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के साथ दिमाग में जाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, दिल में जाएगा तो MI हो जाएगा। ये चीज़ें होंगी। तो दिस अबाउट इरिथमियाज़। दूसरा हम करते हैं, ये इरिथमियाज़ हो गया। दूसरा हम करते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जिस तरह के ये नाम से शो हो रहा है कि इसमें क्या चीज़ होगी, इसमें हमारी हार्ट की जो वेसल्स हैं वो आपस में पिचक जाएंगी। हार्ट की वेसल्स जो है वो पिचक जाएंगी। अब नॉर्मली मैंने जिस तरह आपको बताया, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल में जब ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती हैं, क्लास हम थोड़ा सा रिज्यूम कर रहे हैं, 10 मिनट तक हम पढ़ते हैं। क्या हुआ? हाँ जी, क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब नॉर्मली हमारे पास ये ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स में अगर जिस वक्त हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा एज के साथ साथ, जो लोग कोलेस्ट्रॉल लेते हैं या जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। वो ब्लड फ्लो कम होगा तो इसकी वजह से ये हमारे पास ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास ब्लड फ्लो कम हो, तो ये इस्कीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अकर्स when the heart muscle do not receive enough blood due to narrow or blocked coronary arteries। अब मैंने आपको ये बताई, ये हमारे पास आर्टरी जो है ये बहुत ज़्यादा अंदर से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग आ गया इसका, जिस तरह आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग आ गया है, ठीक है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो गया है, ये बहुत कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो गया है। अकर्स when the heart muscle does not receive enough blood due to narrowed or blocked coronary vessels। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लड फ्लो नैरो हो गया जिसकी वजह से इसका ब्लड फ्लो कम हो गया। हेल्दी वर्सेस इस्कीमिक हार्ट, हेल्दी में रेडिश ब्लड होगा, इस्कीमिक में वाइटिश होने जाएगी। ये उधर बता रहे हैं कि ब्लॉकेज इन दी कोरोनरी आर्टरीज। उसके बाद दी मोस्ट कॉमन काज
द मोस्ट कॉमन कॉज इज एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ ऑफ एनाकार्डियल आर्टरीज। ये बता रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये मैंने आपको नॉर्मली बना के दिखाया था, ये उसका डायमीटर दिखा रहा है। नॉर्मल आर्टरी का आप डायमीटर देखें, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस का देखें। ये हार्ट जो है, वेसल जो है, ये कम होनी शुरू हो गई है, इसमें ग्रोथ एंड रप्चर आ गया और आगे में ब्लड क्लॉट आ गया और ब्लड क्लॉट ही आगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ देख जाएंगे। अब आप नॉर्मली ये देखते हैं कि एक पेशेंट अच्छा खासा जा रहा था या बैठा था, उसको फ़ौरन ही अटैक हुआ और पेशेंट डेथ हो गई है। उसमें यह होता है कि ये 1 मिनट में काम नहीं होता, ये पिछले 15-20 सालों में आहिस्ता ये हो रहा होता है। ल्यूमन में चीज़ें जमा हो रही हैं, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, जिसकी वजह से आगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्या चीज़ है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ MI, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई इज़ डिक्रीज़। इसमें क्या होगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ज़ाहिर बात है आगे से ब्लॉक्ड हैं तो वो ब्लड सप्लाई नहीं करेंगे, नैरो कोरोनरी आर्टरीज़ हो जाएंगी। आप देखिए कोरोनरी आर्टरीज़ नैरो हो गई हैं। नैरो इस वजह से हो गई हैं कि उनमें क्लॉट आ गया और वो पिचक गई अपने साथ। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, अनीमिया हो गया क्योंकि खून नहीं पहुँच रही। सारी कंडीशन आप सोचें तो ये वो चीज़ें हैं जो ब्लॉकेज की वजह से हो रही है। अब एक नॉर्मल पानी का पाइप है, उसको नॉर्मली पानी उसमें से प्रेशर से आता है, काफ़ी अरसा उसमें से वो सब्ज़ की काई की तह लग जाए तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है और कुछ अरसे बाद वो पानी जो है वो पाइप ब्लॉक हो जाता है और ब्लॉक होने के बाद पानी आना बंद हो जाता है। तो इसमें भी ये होगा कि पहले थोड़ी सी काई जमेगी, काई जम के फिर उसके बाद वो जमती इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो ब्लड का फ़्लो बहुत ज़्यादा कम कर देगी और ब्लड का फ़्लो कम होगा जिसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाएगा, कोरोनरी डेथ हो जाएगी। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों होती है कि हार्ट जो है उसने ब्लड पंप करना होता है। हार्ट इज बेसिकली अ मोटर, जिस तरह हमारे घर में पानी का मोटर पंप लगा होता है इस तरह हार्ट भी पंप है। ये क्या करता है, ये इस तरह हार्ट है, ये इसका लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा की तरफ ब्लड देना है। अब जिस वक्त एओर्टा की तरफ हमारा ब्लड जा रहा है और ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा कम है, ये बैक प्रेशर मारेंगे। अब नॉर्मली आपने देखा है कि आप पानी को पीछे से आगे से बंद करें तो वो वापस मोटर की तरफ आना शुरू हो जाता है और मोटर जलने का चांसेस होते हैं। तो हमारे पास इसमें भी सेम यही चीज़ें हो रही हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो उसके बैक प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से इसकी हाइपरट्रॉफी हो रही है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मोस्ट कॉमन कॉज होती है हार्ट फेलियर की या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की। फिर उसके बाद फीवर, हाइपरथायराइडिज्म, टेकीकार्डी, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है MI की। फिर उसके बाद इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कर क्या सकती है, जहाँ जहाँ ब्लड नहीं जाएगा वहाँ की है सेल डेथ करनी शुरू हो जाएंगी। एंजाइना करेंगे, एंजाइना चेस्ट पेन होती है कि जब दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएं, उनको ब्लड ना मिले तो उसके एंजाइना हो जाता है। MI हो सकता है, हार्ट अटैक जो मैंने बताया, कार्डियक रिदमियाज हो सकते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ब्रेडिकार्डी में पेशेंट चला गया है और हार्ट जो है वो धड़कना शुरू कर रहा है और वो उसको ब्लड सप्लाई नहीं आ रही तो वो इरिदमियाज इरेगुलर चला जाएगा। नॉर्मली रिदम होता है, जिस वक्त इरेगुलर रिदम हो तो उसको हम इरिदमियाज कह देते हैं। फिर उसके बाद कंडक्ट डिफेक्ट होगा, हार्ट फेलियर होगा और सडन कार्डिक डेथ होगा। यानी फ़ौरन ही पेशेंट बैठे हैं, कहते हैं जी चंगा भला सी तो मर गया है, वो चंगा भला नहीं होता, उसके पीछे 10-15 साल से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग बन रहे होते हैं। वो ब्लड वेसल्स को अंदर से वो बंदा जो है वो चंगा भला नहीं होता, उसको काफ़ी अरसे से 10-15 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो एंजाइना, MI, कार्डियक रिदमियाज, कंडक्ट डिफेक्ट, हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक डेथ होती है। फिर उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर सबसे पहले जो इसने तीसरे नंबर पे लिखा है वो सबसे पहले स्मोकिंग, जहाँ भी आपका आ जाए आपने स्मोकिंग लगा देना है। फिर उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़। क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं कि एक बंदा बहुत ज़्यादा मोटा होगा। आप एक पिक्चर एज्यूम करें, एक बंदा बहुत ज़्यादा मोटा है, सिगरेट पी रहा है, ठीक है, सिगरेट पी रहा है हट्टा कट्टा, उसके बाद साथ कढ़ाइयाँ खा रहा है और उसको फिर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल उसमें ज़्यादा हो जाएगा, उसका BP हाई हो जाएगा और उसकी फिर ना पीछे से फैमिली हिस्ट्री भी है। एक बंदा मोटा ताज़ा है, सिगरेट पी रहा है, साथ में कढ़ाई बनी हुई है कोलेस्ट्रॉल मखनी कढ़ाई ओरिजिनल बट की, और वो खा रहा है और वो खा के और साथ में सिगरेट के पफ मार रहा है, तो उस बंदे को हार्ट अटैक होना ही होना है, ठीक है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्या होंगी। क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होगी,
इसमें स्टेबल एंजाइना होता है हमारे पास जब हार्ट की ब्लड वेसल जो है वो ब्लड सप्लाई करना बंद कर दें, क्योंकि नॉर्मली हार्ट बॉडी को सप्लाई कर रहा है ब्लड, बाकी कुछ वो अपना खुद भी तरकने के लिए ले रहा है। यानी लेट्स सपोज आप लोग जॉब करते हैं, ठीक है, आप जॉब करते हैं तो आप घर पैसे सारा नहीं देते, आप कुछ अपने खर्चे के लिए भी रखते हैं। तो जो हार्ट है वो सारे ब्लड जो बॉडी में तो दे ही रहा है, मगर साथ वो खुद भी रखता है। तो जो उसकी खुद की ब्लड वेसल्स हैं उसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो उनकी जब इस्कीमिया हो जाए तो उसको हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। फिर उसके बाद साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया है, वेजोस्पास्टिक मतलब ये कि खून की नालियाँ जो हैं उसकी उसमें स्पाज्म आ गया, एंजाइना, ये इसकी टाइप्स हैं। फिर उसके बाद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अनस्टेबल एंजाइना, एंस्टेमी क्या होता है, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। फिर उसके बाद स्टेमी होता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। अब मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। अब ये हमारा ईसीजी है, PQRS-T, ठीक है, P है, सॉरी P, ये जी P वेव है। अगर मैंने इसको R लिख दिया तो कॉपीराइट्स हो जाएंगे, आप लोगों के कहना डॉक्टर साहब सही पढ़ा नहीं रहे। ये अब नॉर्मली PQRS-T है, ठीक है। अब स्टेमी में क्या होता है, ST एलिवेशन होती है। अब ये PQRS, अब आप ईसीजी देखेंगे इसमें ना T वेव ना एलिवेट होगी। ये किस वजह से एलिवेट होगी, ये हमारे पास MI की वजह से एलिवेट होगी। दूसरी इसकी क्या वजह होती है मुजम्मिल एलिवेट होने की, नहीं, इसकी मेन जो वजह होती है वो हाइपरक्लीमिया होती है। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि पोटाशियम नीचे होगा तो वो हाइपरक्लीमिया करवाएगा, ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें होती हैं, स्टेमी और अनस्टेमी। स्टेमी में क्या होगा, एसटी एलिवेशन MI होगा, इसमें एसटी एलिवेट होगी, ये एसटी सेगमेंट है, QRS, PQRST, ये एस है और ये T है। इसका जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट हो जाएगा। एंस्टेमी में क्या होगा, नॉन एसटी एलिवेशन, यानी एसटी एलिवेट नहीं होगा, अपनी जगह पे होगा, मगर वो MI हो गया। ये दो फ़र्क हो गए। फिर उसके बाद टाइप ऑफ क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं ये आपने फ्लो चार्ट खुद ही याद करना है। इसमें क्रोनिक हार्ट डिजीज़ की एक होती है क्रोनिक और एक होती है एक्यूट। एक्यूट का मतलब है कि अभी फ़ौरन हुई है। इसमें नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी और साथ में एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी। एसटी सेगमेंट एलिवेशन में क्यू वेव AMI और अनस्टेबल एंजाइना होगा नॉन एसटी में, और नॉन एसटी सेगमेंट में एक्यूट MI हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रोनिक में क्या क्या चीज़ होगी, स्टेबल एंजाइना होगा, वेरिएंट होगा और साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा कि ऐसा ऐसा खून की नालियों के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बनता रहा है जिसकी वजह से हमारे पास इस्कीमिया हो गया। फिर उसके बाद हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अब डायग्नोसिस एक तो ऐसे करेंगे कि उस बंदे से हिस्ट्री लेंगे कि वो स्मोकिंग करता था, जो मैंने आपको उसकी पिक्चर बताई है, ये स्मोकिंग कर रहा है, साथ में मोटा ताज़ा है अच्छा खासा, फैमिली में भी उसकी हिस्ट्री, और साथ में बट की कढ़ाइयाँ खाई जा रहा है मक्खन वाली ओरिजिनल, और उसके बाद देसी घी बड़ा इस्तेमाल करता है। तो उस बंदे की हम हिस्ट्री लेंगे कि भाईजान आप क्या क्या चीज़ें खाते रहे हो। वो बताएगा जी मैंने ये खाई हैं, तो वो पक्का ठुका होगा कि उस बंदे को MI होना है। फिर उसके बाद ECG होगी, ECG हम करेंगे। ECG में आप क्या चीज़ देखेंगे, आप उसकी देखेंगे ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, टेकिकार्डिया तो नहीं है, आप देखेंगे इसके ST एलिवेशन है, ST डिप्रेशन है, ठीक है। ये आप ECG अगर पढ़ते तो फिर आपको पता होता कि हमने वार्ड में कैसे इसको ठीक करना है। तो ये ECG हम देखेंगे कि P वेव इसका ठीक है, QRS कम्प्लेक्स इसका ठीक है, T वेव की डिप्रेशन या एलिवेशन तो नहीं है। फिर उसके बाद हम स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है कि पेशेंट को हम लीडें लगा के ECG वाली जो नॉर्मली लीडें आप वार्ड में तो नॉर्मली लीडें लगी हुई होती हैं, तो उसको हम ट्रेडमिल पे पकाएंगे स्ट्रेस टेस्टिंग में। नॉर्मली कुछ पेशेंट होते हैं जो नॉर्मल हमारे पास ECG उनकी नॉर्मल आती है मगर उनको प्रॉब्लम होता है, उनको फिर हम ट्रेडमिल पे पकाते हैं। डॉक्टर रूम में ट्रेडमिल होती है, तो उस पर जब पकाएंगे तो उसकी ST एलिवेशन आ जाएगी, तो स्ट्रेस टेस्टिंग होगी। और चौथी क्या चीज़ है, एकोकार्डियोग्राम्स, यानी एको हम कराएंगे जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, और आखिर में एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी क्या चीज़ होती है, एंजियोग्राफी होती है कि हम जो वेसल उसकी कमज़ोर होती है उसके अंदर हम स्टंट डाल देते हैं, इसको हम स्टंटिंग कहते हैं एंजियोग्राफी। यानी नॉर्मली हम जो पिचकी नर्व आर्टरी होगी उसके अंदर स्टंट डालेंगे, वो खुल जाएगी, उसको हम एंजियोग्राफी कहेंगे। ये इस तरह मैं बताता हूँ।
अब नॉर्मली ये वेसल है, ये पिच की हुई है, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे खोला है और इसके अंदर स्टंट डाल दिया है, ठीक है, ये खुल गई है, ये अंदर स्टंट इसके डला रहेगा। अब इसका आप डायमीटर देखें तो ये कम है और इसका आप डायमीटर देखेंगे तो ये खुल गया है, ये ब्लड की सप्लाई को ज़्यादा कर देगा। ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, एंजियोग्राफी होगी। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हम बंदे को कहेंगे कि यार आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। सबसे पहले तो उसे कहेंगे कि आपने सिगरेट छोड़ देनी है, स्मोकिंग। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हम कहेंगे कि आपने तली हुई चीज़ें छोड़ देनी है। चौथा उसको लाइफस्टाइल चेंज करवाएंगे कि आपने पूरे 45 मिनट वॉक करनी है और 5 डेज़ इन अ वीक, 45 मिनट्स इन अ 5 डेज़ इन अ वीक, यानी पूरे हफ्ते में 5 दिन के लिए 45 मिनट उसको वॉक करवानी है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल थेरापीज़ कराएंगे। फार्माकोलॉजिकल थेरापीज़ में क्या क्या चीज़ होगी, एस्पिरिन देंगे, खून पतला करने वाली दवाइयाँ, ठीक है, और साथ में प्रोसीजर्स करेंगे। अब फार्माकोलॉजिकल कौन कौन सी होती हैं, ये आपको किसी जगह से नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देते हैं A B C, ठीक है। सबसे पहले ए क्या है, एस इनहिबिटर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस एस इनहिबिटर्स, ठीक है। बी से क्या है, बीटा ब्लॉकर। सी से क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCBs। ये इस तरह ऑर्डर में हमने देनी, ए देन बी देन सी, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर उसके बाद हम इसका लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या करेंगे, डाइट में हम उसे कहेंगे जी कढ़ाई शढ़ाइयाँ छोड़ दो, एक्सरसाइज उसे हम कराएंगे, भागो, स्मोकिंग क्विट कर दो, अनसेचुरेटेड फैट्स लेना छोड़ दो और प्रिवेंट एक्सपोजर टू कोल्ड वाटर, यानी नीम गर्म पानी या नॉर्मल पानी पे ठंडा पानी छोड़ दें। फिर उसके बाद फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ में एंटीप्लेटलेट, खून पतला करने वाली दवाएं जैसे डिस्प्रिन होगी, एस्प्रिन होगी, क्लोपिडोग्रल, वो देंगे। फिर उसके बाद एस इनहिबिटर पहले हम देंगे, इसने ये गलत लिखा है, पहले एस इनहिबिटर्स होंगे, फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स होंगे। बीटा ब्लॉकर्स में क्या चीज़ आएगी, मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, कार्बिडालोल, एटिनोलोल, ये हम देंगे हार्ट को कम रखने के लिए। फिर हम CCB देंगे, कैल्शियम जैसे विरापामिल है, डिल्टियाजिम है, ठीक है। लिपिड लोअरिंग, अटोरवास्टैटिन, सिवास्टैटिन, रोजवास्टैटिन और नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगी, हार्ट के ऊपर एक्ट करेंगी बीटा 1 रिसेप्टर पे और बीटा 2 रिसेप्टर पे ब्रोंकस और स्मूथ मसल पे एक्ट करेंगी। और इनका मेन ये होता है कि इन्होंने दिल को तेज़ धड़क रहा हो तो उसको कम करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कंजप्शन टू हार्ट। फिर उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम देंगे, CCBs क्या करते हैं, खून की नालियों को खोल देते हैं। यूज फॉर वेरिएंट एंजाइना एंड प्रिंस मेटल एंजाइना, इंड्यूस वेजोडाइलेशन, ये खून की नालियों को डायलेट कर देते हैं। जो काम हम उधर स्टंटिंग से करवा रहे थे ना, ये स्टंटिंग से जो काम चल रहा था, यही काम हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सच एज विरापामिल और एम्लोडोपिन वगैरह ये करवाती हैं। जो एम्लोडोपिन है उसका क्या काम है, वो वेजोडाइलेट कराती है। उसके बाद इंड्यूसेस वेजोडाइलेशन इन कोरोनरी एंड पेरिफेरल वेसल्स, नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रेट और डायलेट द वेसल्स, डिक्रीज प्री लोड एंड आफ्टर लोड और एंटीप्लेटलेट इफेक्ट। और उसके बाद प्रोसीजर क्या करेंगे, हम स्टंट डालेंगे, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया कि हम स्टंट डाल देंगे। स्टंट के बाद फिर उसके बाद एंजियोप्लास्टी होगी और तीसरा हमारे पास बाईपास होगा। अब बाईपास क्या होता है, बाईपास क्या होता है मुजम्मिल? इसमें हम लोग कैबेज कर सकते हैं पेशेंट का। नहीं, कैबेज होता क्या है? कैबेज में सब ये होता है कि हम लोग ग्राफ देते हैं सर प्लेन का, और जहाँ मतलब हार्ट की सप्लाई बंद होगी उसको चेंज करके हम लोग डायरेक्ट हार्ट में लगा दें जहाँ सप्लाई आ रही हो। अब नॉर्मली आप लोग जिस तरह शहरों में से सफ़र करते हैं, ठीक है, तो उधर ना शहरों के इर्द गिर्द बाईपास बने हुए होते हैं। बाईपास का क्या मतलब होता है कि बंदा जो है वो शहर में से नहीं गुजरेगा, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वो ना अल्टरनेट रास्ता लेके चलेगा, ठीक है। वो रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है मगर वहाँ पे रश नहीं होता, बाईपास ये कॉन्सेप्ट आया। तो इसमें भी हम यही करेंगे, ब्लड वेसल नॉर्मली ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक होने के लिए हम उसका वेनस ग्राफ्ट लेंगे, वेनस ग्राफ्ट लेके उसको ऐसे ऊपर की तरफ बाईपास लेके जाएंगे। अब ये नॉर्मली हमारे पास हार्ट है, ठीक है। अभी हम इसका बाईपास लेके जा रहे हैं, ये ऐसे हम बाईपास लेके गए।
अब नॉर्मली इसने ऐसे जाना था, ठीक है, ब्लड वेसल ने, हम इसके ऐसे बाईपास लेके गए, इसको हम कैबिज कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। अब ये देखें, ये इसने प्लैग बना था, इसके अंदर इसने स्टेंट डाला, स्टेंट खुल गया है, स्टेंट जिसका खुला है बैलून, तो वो नैरो वेसल थी, वो खुल गई है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो ये क्या चीज़ है, ये स्टेंटिंग और ग्राफ्टिंग जो है वो हमारे पास बाईपास होगी। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन क्या होगी, प्रिवेंशन मेंटेन है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में हम ज़्यादातर उसे फ्रेश सैलेड्स कहेंगे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और फ्रेश जूसेस करेंगे, इन सैचुरेटेड फैट एंड हाई इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी 45 मिनट्स इन 5 days इन अ वीक। फिर उसके बाद रेगुलर हेल्दी चेकअप टू मोनीटर, ब्लड प्रेशर उसका मोनीटर करेंगे, कोलेस्ट्रॉल मोनीटर करेंगे, डायबिटीज़ करेंगे और मेंटेन अ हेल्दी डाइट इन सैचुरेटेड फैट्स एंड हाई इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। यानी हम उस पेशेंट को कहेंगे कि आप जी वो अपनी जो बाट वाली कढ़ाइयाँ वो छोड़ दो, बर्गर, पिज़्ज़े, शॉर्मे, ये चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, और उसे हम कहेंगे कि आप वॉक करो और साथ में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लो। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इसमें क्या चीज़ होगी कि नॉर्मली हमारी हार्ट ब्लड वेसल जो होती है वो ब्लड फ्लो कर रही होती है, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, कम होने की वजह से ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है। ये सारी हमने काजेज़ उसकी पढ़ी। काजेज़ क्या होती हैं, एक फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री के बाद स्मोकिंग होती है, ये इसकी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। ये हमने सारा कुछ पढ़ा है और उसके बाद इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, ECG करेंगे और ट्रीटमेंट में हम लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में मैंने ABC आपको बताया, सबसे पहले हम ACE इनहिबिटर करेंगे, फिर बीटा ब्लॉकर, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और आखिर में हम इसके प्रोसीजर्स करेंगे, सर्जरी जिसमें स्टेंटिंग होगी, ठीक है, साथ में एंजियोप्लास्टी होगी और बाईपास सर्जरी होगी और आखिर में प्रिवेंशन हम करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज के लिए ये 2 टॉपिक थे मेरे, एरिथमियाज और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। और कल हमारा जो है वो रह रहा है, कल हमारा रह रहा है हाँ पैरासिम्पथेटिक रेजिस्टेंस कोई चीज़ नहीं होती, ये होती है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, मैं आपको बताता हूँ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, पैरासिम्पथेटिक नहीं होती रेजिस्टेंस, ये होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब नॉर्मली ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, सॉरी मेरा हार्ट गलत बन गया है। अब ये नॉर्मली हार्ट है, ठीक है। अब ये ब्लड निकल रहा है एओर्टा की तरफ, एओर्टा से ये जाएगा रीनल आर्टरीज़ की तरफ, ठीक है, रीनल में जाएगा, पेंक्रियाज में जाएगा, ठीक है, स्प्लीन में जाएगा, स्प्लीन हो गई, पेंक्रियाज हो गई, ठीक है, पेंक्रियाज, फिर उसके बाद नीचे लेग्स में जाएगा। एओर्टा ये सारा ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा। अब डिसेंडिंग एओर्टा जहाँ जहाँ पे ब्लड दे रहा है ना, आगे से डायमीटर कम होता जा रहा है, ये डायमीटर इधर जा रहा है, ये बैकवर्ड रेजिस्टेंस आ रही है, ये बैकवर्ड रेजिस्टेंस आ रही है। स्प्लीन जो है इसका डायमीटर कम हो गया, ये रेजिस्टेंस दे रही है। लेग्स जो है इसका डायमीटर कम हो गया, ये रेजिस्टेंस दे रही है। तो इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब है ये सेंट्रल है, ठीक है, ये सेंट्रल है। पेरिफेरी का मतलब होता है अवे फ्रॉम, दूर, ठीक है, ये दूर है, तो इसको हम जो रेजिस्टेंस होगी इसको हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहेंगे। ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है। पैरासिम्पथेटिक और चीज़ होती है, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है। जो ही हम पेरिफेरीज में जाएंगे तो ब्लड हार्ट जो है वो वेसल्स डायमीटर कम होना शुरू होगा। यानी अब आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, पहले हमारे पास, एक मिनट, आपने पहले पढ़ा होगा, ये हमारे पास होती है, पहले आर्टरीज होती हैं, ठीक है, आर्टरीज के बाद फिर आर्ट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, आर्ट्रियोल्स के बाद फिर कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज, ठीक है, फिर उसके बाद वेन्स होती हैं, वेन्यूल्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, फिर उसके बाद वेन्स होते हैं। अब आर्टरीज का डायमीटर जो है वो बड़ा है, ठीक है, फिर उसके बाद आर्ट्रियोल्स का डायमीटर बहुत कम हो जाता है। कैपिलरीज जो है उनका डायमीटर ना होने के बराबर होता है, क्योंकि इसमें से गैसेस एक्सचेंज होनी होती हैं। तो जो ही ये पेरिफेरीज की तरफ जाता है
तो ये आगे से रेजिस्टेंस शो होती है। इस पूरी रेजिस्टेंस को हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम TPR कहते हैं, TPR। ठीक हो गया, ये TPR होता है। तो ये चीज़ होती है जो आपने क्वेश्चन पूछा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा और किसी को कोई क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ये अभी फ़िलहाल तो मैं आपको सेमेस्टर की तैयारी करा रहा हूँ, फिर उसके बाद रोज़ का हम इंशाल्लाह एक टॉपिक करेंगे। जो ही हम एक टॉपिक करेंगे हमें चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ये हमारे पास हार्ट रेट्स हैं। मैं आपको एक रिदमियास की पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रिदमियास हैं, ठीक है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये एट्रियल फ्लटर है। फ्लटर में आपने लफ्ज़ याद